हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल जो है जल अवशोषण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू क्रैमर, जो क्रैमर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो मैकेनिज्म है ये दो तरीके से होता है। एक तो पैसिव यानी कि निष्क्रिय और एक होता है एक्टिव यानी सक्रिय। और दोनों के डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताए थे कि पैसिव वो कोई भी, वैसे भी आप देख लो कि पैसिव जो प्रोसेस होते हैं उनमें एटीपी है वो यूज़ नहीं होता है, यानी कि एनर्जी वहाँ पर यूज़ नहीं होती है। जबकि जो एक्टिव है उसमें कोई भी प्रोसेस है सेल का या वैसे भी, तो वहाँ पर हम एटीपी को यूज़ करते हैं। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि जो पैसिव है उसमें तो नॉर्मली आप पानी दे रहे हो प्लांट को और वो प्लांट इजीली उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि उसको ज़रूरत है। और ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो लीव से ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है इसको निकाल रहा है। जो लीव्स होती हैं वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा धूप हो रही हो लेकिन उसमें अगर आप पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ तो वहाँ पे आपको ठंडक मिलेगी। तो ठंडक क्यों मिलेगी? क्योंकि जो लीव्स हैं वो लीव्स ट्रांसपीरेशन या जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं उससे वाटर वेपर्स निकालती रहती हैं, जिससे कि वो पूरा एनवायरनमेंट क्या रहता है, उसमें ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है, तो जिससे वो ठंडा रहता है। तो ये तो होती है आपकी पैसिव, जिसमें ट्रांसपीरेशन हुआ, टेंशन क्रिएट हुआ। अभी अपन असर्ट और सेफ पढ़ेंगे तो उसमें सारी आपकी थ्योरीज आ जाएंगी। तो यहाँ तो केवल आपको जो फोर्सेस हैं, चाहे ओपी हो, टीपी हो, डीपीडी हो, तो इन फोर्सेस के थ्रू जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दूसरा जो है एक्टिव, एक्टिव में क्या है, एटीपी यूज हो रही है। एटीपी क्यों यूज हो रही है? क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन है वो ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसपीरेशन कब ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो, सनलाइट ज़्यादा हो, तो उस समय जो है इसकी रेट ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे ठंडक है या वैसे टाइम है, नाइट का टाइम है, तो उस समय जो है ट्रांसपीरेशन की रेट क्या होती है, कम होती है। वाष्पोत्सर्जन प्लांट कम कर रहा होता है क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना होता है। तो इस समय जो एब्जॉर्प्शन होता है, इस समय जो अवशोषण होता है, उस अवशोषण में एटीपी को खर्च किया जाता है, क्योंकि उसके पास में कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है या ऐसा कोई टेंशन नहीं हो रहा है जिससे कि वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब होता है? जब ट्रांसपीरेशन रेट कम हो। और ज़्यादा होता भी नहीं है, ये मान के चलिए कि 95-96% तो कौन सा होता है, पैसिव, और कुछ ये मान के चलिए 2-4% है, वो परसेंट कौन सा होता है, एक्टिव। बाकी जो है पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोसेस हो जाता है। अब इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या है कि जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल जो है, जो पानी है, जो जल है उसके चारों तरफ, उसको वो खुद तो क्या होती है, नेगेटिव, और वो जो वाटर है उसको क्या कर देती है, पॉजिटिव कर देती है। तो आपको पता है कि अट्रैक्शन है, तो वाटर इजीली जो है सेल वॉल के थ्रू जो है वो एंटर कर जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब अपने पास में अगला जो आ रहा है वो है पादपों का जल मार्ग। यहाँ पे मैं आपको एक ये दे भी रही हूँ डायग्राम। इसमें आप देखो कि किस तरह से पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट, कि किस तरीके से, वैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले जो सॉइल पार्टिकल है उनमें कैपिलरी वाटर है, वो कैपिलरी वाटर रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा। रूट हेयर के बाद में कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं, वलकुट की जो कोशिकाएं, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगी। फिर उसके बाद में पेरिस है, एंडोडर्मिस है, फिर उसके बाद में पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के बाद में जाइलम है। जाइलम में भी आप देखोगे तो पहले मेटाजाइलम है, बाद में प्रोटोजाइलम है। तो इस तरीके से जो है धीरे 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 जो है वो फिर अगर आप जाइलम के देखते हो तो जाइलम में क्या है, जाइलम में आपको ट्रेकिड्स मिलेंगी, वेसल्स मिलेंगी, मतलब वाहिका और वाहिकाएं मिलेंगी। तो ये एक
पाथवे है, ये एक मार्ग है जिसके थ्रू जो है जल मूव करेगा और उसके बाद में सीधा कहाँ जाएगा, अगर वैसे तो जो प्रोसेस है उसमें यूज होगा और उसके बाद में वो अगर टेम्परेचर मेंटेन के लिए जो है बाहर निकाल दिया जाता है वाष्पोत्सर्जन के थ्रू। तो ये एक इजी जो है पाथवे है जिससे कि आपको पता लगेगा कि वाटर जो है रूट से लेके प्लांट के अपर पार्ट तक, एपेक्स पार्ट तक या शीर्ष भाग तक कैसे पहुंचता है। अब इसके लिए देखो, ये तो अपन ने मार्ग देख लिया। अब इस मार्ग में भी जो है तीन जो है फ्लो हैं, 3 टाइप के फ्लो हैं और ये जो फ्लो हैं, ये फ्लो यहाँ पर मैंने दे भी रखे हैं। एपोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट है और वैक्यूलर है। एपोप्लास्ट यानी कि अपलवक। अब ये जो है, ये आपको बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले एपोप्लास्ट, इसमें ये किसके थ्रू हो रहा है, सेल वॉल, जो मैंने आपको ये ब्लैक ब्लैक यहाँ दिखा रखी है, तो सेल वॉल के थ्रू जो है। अब सेल वॉल क्या है, सेल वॉल डेड है, तो यहाँ पर जो है कोई एनर्जी यूज नहीं होती है और वाटर इजीली मूव कर जाता है। जो दूसरा वाला है वो कौन सा है आपका, सिम्प्लास्ट या स्वलवक, और इसमें जो है वो किस होता है, वाटर डिफ्यूजन। अब आपका वाटर डिफ्यूजन पता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर भी जो है एनर्जी यूज होती है, ये सक्रिय अभिक्रिया है और इसमें मेन किसके थ्रू होता है, इस साइटोप्लाज्म के थ्रू। ठीक, अगर आपने 11 में पढ़ा है कि सेल वॉल के बीच में कुछ छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, और प्लाज्मोडेस्मेटा में बहुत सारे जो है फाइबर्स होते हैं, तो इनके थ्रू जो है इजीली वाटर मूव कर सकता है। तो ये आपका कौन सा हो गया, सिम्प्लास्ट। और तीसरा है वैक्यूल वाला, रसधानी। आपको पता है कि प्लांट्स में, सेल में बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल होती हैं और उनका काम भी यही होता है, वाटर बैलेंस करना। तो ये जो है बहुत इजीली जो है एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल में वाटर है वो मूव कर जाता है। तो तीसरा है, हालांकि इसमें भी जो है ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये 3 जो हैं, ये 3, पहले तो आप बताओगे मार्ग कौन सा है, तो उसमें रूट हेयर से लेके आपको प्लांट के अपेक्स पार्ट तक जाना है, कौन कौन सी सेल्स आ रही हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, और उसके बाद में फिर इसमें जो है कि प्रोसेस क्या है, कौन सा फिजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये मूव करती है। तो इसके लिए जो है 3 यहाँ पे पाथ दिए हुए हैं। एक तो सेल वॉल के थ्रू, तो उसे अब हम एपोप्लास्ट बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के थ्रू है, उसको हम सिम्प्लास्ट बोलते हैं। और जो वैक्यूल के थ्रू है वो हमारा क्या होगा, वैक्यूल वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं कि किस तरह से ये इसको इफेक्ट करते हैं। तो वाटर जो आपका एब्जॉर्प्शन है इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब यहाँ फैक्टर्स में देखो, सबसे पहले है मृदा में उपस्थित जल या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ही हो गया, क्योंकि पानी का ही एब्जॉर्व करना है। तो अगर क्वांटिटी में है, अच्छी क्वांटिटी में इजीली एब्जॉर्व हो जाएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पर जो है अवशोषण क्रिया धीरे होगी, इसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो गई। और आपको टाइप्स ऑफ वाटर भी होता है, तो जो कैपिलरी वाटर है वही कैपिलरी वाटर जो है यहाँ पर एब्जॉर्व किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर है मृदावातन या सॉइल एरिएशन। अब आपको पता है कि सॉइल के अंदर जो है गैस या एयर होती है, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब होता है। अब जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल जो अपनी सॉइल है, तो वो उसको अगर आप थोड़ा सा खोदते हो और वो इजीली खुद जाती है, इसका मतलब कि वहाँ पे एयर ठीक अच्छी प्रेजेंट है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है तो फिर वहाँ पर जो है एरिएशन क्या होगा, कम होगा, और वहाँ पे रूट्स को खुद को रेस्पिरेशन करने में भी और एब्जॉर्ब करने में भी, दोनों में ही प्रॉब्लम होगी। अब देखो यहाँ पे ये तो कौन सी एक ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब एक क्वेश्चन आता है वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग क्या होती है कि वाटर लॉगिंग में जो है, जैसे मान लीजिए अभी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, और अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी भर भी जाए
तो भरने पर क्या होगा कि वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी की पूरी जो एयर है वो एयर बाहर निकल जाएगी और वो पूरी की पूरी सॉइल कैसी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, वहाँ पे एयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वाटर लॉगिंग, और इसमें जो है प्लांट है वो सर्वाइव इजीली नहीं कर पाता है, तो ये भी एक समस्या है। फिर है मृदा का तापमान या टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ये मान के चलूँ कि हमारे बायोलॉजिकल जितने भी प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस के लिए, क्योंकि सारी एंजाइम के थ्रू होती है, तो यहाँ पर भी जो काम है ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है इजीली काम होता है। अगर 30 से ऊपर चला गया तो वो टेम्परेचर जो है वाटर एब्जॉर्ब के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। फिर है मृदा विलयन की सांद्रता, कि जो मृदा है उस मृदा में अगर विलय ज़्यादा है या सॉल्ट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो जैसे आपको पता है कि एक तो फ्रेश वाटर वाला है, एक आपका सॉल्टी वाटर वाला है, तो सॉल्टी वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि विलय या सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी जो है अगर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब उसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है एसेंट ऑफ सैप, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं रसारोहण। अगर आप इसका थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से संधि विच्छेद करो तो रस का आरोहण, यानी कि जो जल है उस जल में मिनरल्स भी हैं, खनिज पदार्थ भी हैं, इसलिए हमने उसको नॉर्मल वाटर नहीं कह के क्या कह दिया, रस। तो इस रस का आरोहण कैसे होता है, यानी कि ये मूल से लेके प्लांट, अब जैसे छोटे मोटे प्लांट है तो अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ हमारे पास प्लांट है जो 100-100 मीटर लंबे भी हैं, तो उसमें कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो ये और एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो जो प्लांट है उस प्लांट के टिप पोर्शन पे कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए जो है बहुत सारी थ्योरीज आपके इसमें बुक में भी दी हुई हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी तो किस तरह से यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल डेफिनेशन है कि जो वाटर या जो रस है या जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का मूवमेंट रूट टू टिप ऑफ प्लांट, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। अब यहाँ पे देखो एक मैं आपको डायग्राम भी दे रही हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक बीकर है, उस बीकर में ईओसिन जो होता है थोड़ा सा पिंक पर्पल कलर का स्टेन होता है, कलर होता है, तो उस कलर को उसमें डाल दिया और डालने के बाद में उसमें पानी है, तो मतलब ये मान के चलिए कि आपने रेड कलर का एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया और तैयार करने के बाद में उसमें ये जो प्लांट आपको दिख रखी है, अब जैसे आपने वैसे भी नॉर्मल देखा होगा एक छोटा सा प्लांट आप वैसे भी देख लो, तो आप उसके ऊपर का जो हरा कवर सा होता है उस कवर को हटा दो और हटाने के बाद में जब आप उसमें डिप करोगे तो डिप करने पर वही वाटर एब्जॉर्ब करेगा और उसमें आपको लाइंस दिखेंगी, क्योंकि जाइलम क्या है इस तरह लाइंस में, तो इस तरीके से उसमें आपको लाइंस दिखेंगी तो पता लग जाएगा कि इस तरीके से जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो इस जो इस एक्सपेरिमेंट में भी आप देखो कि जो पानी है वो लंबे रेड कलर के रूप में उसमें अंदर एंटर हो रहा है। तो इस तरीके से पता लग गया कि जाइलम है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब उसके बाद में थ्योरीज, अब ये थ्योरी सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो हालांकि आपके बुक में इतने उससे नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये डायग्राम भी दे रही हूँ और उस हिसाब से कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो थ्योरीज हैं उनको 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव दाब सिद्धांत। अब जैव दाब सिद्धांत है यानी कि बायोलॉजिकल फोर्सेस की, जो प्लांट है उसकी सेल है वो किस किस तरीके के फोर्स लगाती है, दाब लगाती है, आप पढ़ चुके हो ओपीए, टीपीए, डीपीडीए, तो इनके थ्रू जो है किस तरीके से जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट हैं इसमें है गोल्ड वेस्की, तो ये जो गोल्ड वेस्की हैं इन्होंने 1884 में जो इनका थ्योरी थी वो थी रिले पंप थ्योरी। तो इन्होंने कहा था कि नॉर्मल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, उस दाब के कारण जो है पानी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इनका जो मेन है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर उसके बाद में ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि सर जेसी बोस,
ये थोड़े फिजिक्स के प्रोफेसर थे, और इन्होंने एक कहा था कि जैसे हमारे शरीर में अपन पल्स देखते हैं ना हाथ में, तो उसी तरीके से जो है प्लांट के अंदर भी पल्स होती है, स्पंदन होते हैं, और उस स्पंदन के कारण जो है पानी चढ़ता है या पानी मूव करता है। और इन्होंने ये देखो, आपको चित्र भी दे रखा है, मैंने डायग्राम दे रखा है कि किस तरीके से इन्होंने प्लांट के अंदर एक नीडल, जैसे आप इसके सर्किट वगैरह बनाते हो फिजिक्स के परिपथ वगैरह, तो उसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हो, तो उसी तरीके से इन्होंने भी लगाया, और लगाने के बाद देखा कि हाँ भाई उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये प्रोसेस है जिससे कि रसारोहण या असर्टव होता है। फिर जो है एक और स्ट्रॉसबर्गर हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं सेल में, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो अब यहाँ पर जैसे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वाटर निकाला जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए आपको गर्मी है, पसीना निकल रहा है, तो आपको प्यास लगेगी। तो इस तरीके की जो नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनके थ्रू ये काम होता है। लेकिन ये सारे के सारे जो थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज जो है स्मॉल प्लांट, जो छोटे पौधे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो 100-100 मीटर लंबे प्लांट्स हैं उनमें ये थ्योरीज ज़्यादा काम में नहीं आती है। फिर उसके बाद में जो सेकंड है रूट प्रेशर थ्योरी, ये जो है मूल दाब, यानी कि जो पौधा है उस पौधे की जड़ है, वो जड़ जो है एक प्रेशर लगाती है, उसे उन्होंने रूट प्रेशर कहा, जिसके थ्रू जो है वो मूव करता है। तो उन्होंने भी देखो चित्र दे रखा है कि उन्होंने भी एक इसमें एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक प्लांट लिया, गमले में लगा हुआ, पॉट में लगा हुआ, और उन्होंने उसके वो अपर वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा स्टेम छोड़ के काट दिया, और काटने के बाद में उसके ऊपर जो है ग्लास पाइप लगाया, और उस पाइप के अंदर उन्होंने पानी भरा, और इधर देखो साइड में आपको दिख रहा है कि उन्होंने एक ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है कि इस तरीके से जो उन्होंने उसमें HG या पारा उसमें डाला, और फिर धीरे 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 उन्होंने देखा कि इसका वाटर का लेवल क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो पानी है वो पानी रूट एब्जॉर्ब कर रही है, प्रेशर लगा रही है, और जिससे ये चल रहा है। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी भी स्मॉल प्लांट्स के लिए है, क्योंकि आप अपने घर में भी होता है कि अगर आपको एक मंजिल पे जो है एक पानी चढ़ाना है तो आप कम वोल्ट यूज़ करोगे, अगर आपको 10 पे चढ़ाना है तो आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब देखा तो बड़े पौधों में इस तरीके की या बड़े जो ट्रीज़ हैं उनमें ये इतना रूट प्रेशर नहीं लगा सकती है कि पानी 100 मीटर तक इजीली मूव कर सके। तो ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी भी किसके लिए ज़्यादा हेल्प हुई, ये भी किसके लिए है, स्मॉल प्लांट्स के लिए। फिर लास्ट में इन्होंने एक थ्योरी दी है फिजिकल फोर्स थ्योरी, और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी एक चीज़ पे नहीं डिपेंड कर रही है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ये कह रहे हैं कि हाँ भाई बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं, यानी कि प्रेशर भी होता है, उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन है, उससे भी टेंशन क्रिएट होता है, और वाटर के बीच में कोहेजन और एडिजन, ससंजक और असंजक बल होता है, उसके कारण भी होता है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ जो है इसमें इसको कंबाइंड की, और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी इन्होंने दी थी किसने, डिक्सन एंड जॉली ने, और इन्होंने ही जो है इसको बताया कि ये जो पूरा असमटफ सैप है, ये संसर्जनवाद पे, संसर्जन तनाव सिद्धांत पे, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पे, तो इन कई चीज़ें, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और उसके बाद में जो है इतने बड़े बड़े पौधों में भी, प्लांट में भी जो है वाटर इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इन्होंने कुछ इसमें हाइपोथेसिस भी, अपनी परिकल्पनाएं भी दी कि जैसे मान लीजिए कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जब पानी आप मोटर से चढ़ा रहे हो और अगर नहीं चढ़ा है तो आप ऊपर से पानी डालते हो तो चढ़ने लगता है। तो ये क्या है, ये वाटर का एक अट्रैक्शन है, जिससे कि ये संसर्जन बल है, जिससे कि वो इजीली उसको खींच लेता है। फिर उन्होंने जैसे वाष्पोत्सर्जन है तो ट्रांसपिरेशन पूल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है एक तनाव उत्पन्न होता है, तो वो तनाव भी उसको खींचता है। फिर उसके बाद में जो है कुछ ऐसे इन्होंने दिए कि जैसे मान लीजिए जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर पानी जो है टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ गई, तो एब्जॉर्प्शन की रेट भी बढ़ गई। तो इस तरीके से इन्होंने कई परिकल्पनाएं दी, और इन्होंने कहा कि
मतलब इस तनाव से या इस जो संसर्जन शक्ति है इससे 350 एटमॉस्फेयर जो है दाब उत्पन्न हो जाता है। जबकि अगर अपन नॉर्मल देखें तो नॉर्मल और जो प्रोसेस है उनसे केवल कितना हो रहा था 2 एटमॉस्फेयर, जिसमें कि मुश्किल से मुश्किल जो है 1 मीटर तक या 2-3 मीटर तक ही पानी चढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके अंदर आती है, भौतिक बल सिद्धांत में। तो आज आपका ये हो गया। फिर इसमें भी इसके फैक्टर्स या कारक दे रखे हैं, वही है कि उच्च ताप, उच्च दाब, ये सब सारी चीज़ें जो है असेंट ऑफ सैप को प्रभावित करती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ भी है कि अगर किसी पौधे के सामने आप पंखा लगा दो, फैन लगा दो, पेडेस्ट्रियल फैन, तो उससे कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित होगी। जैसे वाष्पोत्सर्जन है ज़्यादा होगा, कम होगा, अवशोषण है ज़्यादा होगा, कम होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कल बताओगे। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस दिए हैं जो उत्सर्जन के लिए मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट होगा, तो ये मैंने दिए हैं। तो इसके हिसाब से आप इसके आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।